कहते हैं जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी युद्ध की शुरुआत होती है। तो क्या रूस और यूक्रेन के बीच संवाद के सारे रास्ते बंद हो चुके और अब युद्ध तय है? पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अर्चना से। रूस यूक्रेन संकट में तेजी से बदलाव हो रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश के तौर पर मान्यता देकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ताजा खबर यह है कि रूस की सेना के टैंक इन इलाकों में पहुंच चुके हैं। पुतिन के इस फैसले पर दुनिया भर के देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस को इसका करारा जवाब मिलेगा। ब्रिटेन ने कहा रूस का फैसला यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी एकता का उल्लंघन है। माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप रूस पर पाबंदी लगा सकते हैं। इस पूरे मामले पर यूक्रेन बार बार बातचीत पर जोर दे रहा है। वहीं यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी बैठक चल रही है। इस पूरे विवाद पर भारत ने कहा कि विवाद का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध समस्या का हल नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह है, क्या यूक्रेन के 2 हिस्सों को देश घोषित करके पुतिन ने फैसला मानो या युद्ध करो का संदेश देने की कोशिश की है? ये वो सवाल है जो पैदा हो रहे हैं, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुतिन की मनमानी या फिर भीषण युद्ध करेगा? क्या रूस ने नेटो को भी चुनौती देने की कोशिश की है? क्या ये कोशिश है रूस की? क्या युद्ध रोकने के सभी रास्ते अब बंद हो गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल आज की बहस में, क्या पुतिन के आगे यूक्रेन झुक जाएगा या फिर नेटो के साथ मिलकर बाइडेन रूस से मुकाबला करेंगे? इन सब सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। मेहमानों से परिचय आपका करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे विवाद के मुख्य किरदार हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के 2 टुकड़े करने के बाद भी पुतिन इस पूरे संकट के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुतिन ने कहा यूक्रेन अमेरिका और नेटो की कठपुतली बन चुका है। За возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस की कार्रवाई युद्ध के लिए उकसाने वाली है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका अपने साथियों के सीमाओं की रक्षा करेगा, यानी जो उसके साथी देश हैं उनकी सीमाओं की रक्षा अमेरिका हर हाल में करेगा। To set up a false justification to act against Ukraine. This is also in line with the pretext scenarios that the United States and our allies and partners have been warning about for weeks. Throughout these tense moments, the Ukrainian forces have shown great judgment and, I might add, restraint. They refused to allow the Russians to bait them into war. But the fact remains, Russian troops currently have Ukraine surrounded from Belarus along the Russian border and with Ukraine to the Black Sea in the south and all of its border. You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. यूक्रेन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह समय घबराने का नहीं। उन्होंने कहा पूरे विवाद का हल कूटनीति से होना चाहिए। Новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якої миті. Ці ризики існують вже не один день. І вони не стали більшими. Більшим став ажіотаж навколо них. І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви, щоб у вас було постійне відчуття тривоги, а також емоції інвесторів та кон'юнктура для бізнесу. Послабити Україну, щоб примусити до поступок, в гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра. Це точно її не зупинить. Всім нашим партнерам бути дієвими і не на словах. Важлива не лише інформація про те, що може зробити Росія, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ. Без абстракції. रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव बना हुआ है। भारत ने कहा कि युद्ध समस्या का हल नहीं, इसीलिए तनाव कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। Tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. और अब हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं दो प्रांत यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क जिनको मान्यता दे दी है रूस ने, वो कहां पर हैं यूक्रेन के और क्यों ये जगह मुफीद है रूस के लिए, क्यों वो इस पूरे युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, इसकी वजह क्या है ये भी आपको समझाएंगे। ये देखिए ये नक्शा है, ये यूक्रेन है, जो लाल रंग का आप देख रहे हैं मैप, ये यूक्रेन है और वो ऊपर रूस है, यानी दोनों की सीमाएं लगी हुई। और ये दोनों प्रांत लुहांस्क और दोनेत्स्क, इनको मान्यता दे दी है रूस ने। सिर्फ रूस ने ही मान्यता दी है, हमें ये भी याद रखना होगा, ये पूर्वी सीमा पर लगे हुए राज्य हैं रूस के और इन्हें रूस ने मान्यता दे दी है। ये वो जगह है जहां पर रूस समर्थित लोग ही रहते हैं ज्यादातर। यहाँ पर ये अलगाववादी लोग लंबे समय से रह रहे थे, जो मांग कर रहे थे कि इनको मान्यता दी जाए, और अब इस पूरे क्राइसिस की आड़ में रूस ने इन्हें मान्यता दे दी है। और क्या दिक्कत है रूस की, ये आपको समझाते हैं। ये नेटो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा समस्या है रूस के लिए। रूस नहीं चाहता कि जो यूक्रेन है वो शामिल हो नेटो कंट्रीज में, क्योंकि अगर यूक्रेन शामिल हो गया तो नेटो बिल्कुल सीमा से लग जाएगा, ईस्टर्न सीमा से भी लग जाएगा रूस के, और रूस को इसी बात का डर है। इसीलिए वो कह रहा है कि अगर यूक्रेन नेटो कंट्रीज में शामिल हुआ तो अच्छा नहीं होगा और उसको अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये देखिए, ये वो देश है जो नेटो में शामिल हो चुके हैं। 1949 में सबसे पहले नेटो का गठन किया गया, जिसके बाद अलग अलग समय में इसमें देश शामिल होते गए हैं। और अब इसी बात को लेकर ऐतराज है रशिया को कि यूक्रेन ना शामिल हो, क्योंकि यूक्रेन अगर शामिल होगा तो अमेरिका के उसमें चला जाएगा और उसके बाद खतरा बन जाएगा रूस के लिए, जो रूस कभी नहीं चाहता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर राज कादियान जुड़े हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, दीपक वोरा जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं यूक्रेन से। ऋषभ मिश्रा हैं जो भारतीय छात्र हैं, यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। शिवम शर्मा हमारे साथ हैं, वो भी यूक्रेन से हमारे साथ जुड़े हैं। साक्षी कंबोज हमारे साथ जुड़ी हैं, यूक्रेन में पढ़ाई कर रही हैं, भारतीय हैं। मनप्रीत कौर यूक्रेन में रह रहे हैं, भारतीय छात्र हैं। विदित कंबोज हमारे साथ हैं जो कि यूक्रेन में ही रह रहे हैं, भारत के छात्र हैं और वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो छात्र हैं हम इनके पास चलेंगे और इनसे वहां के हालात समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक
फ्लाइट भी गई है जो आज शाम को रात में 10 बजे तक आ जाएगी। उसमें छात्र वापस आएंगे क्योंकि यूक्रेन और उसके आसपास का वो इलाका है जहां तकरीबन 20,000 भारतीय रहते हैं और भारत ने इसको लेकर चिंता जताई है। भारत ने कहा है सबसे पहले उसकी कोशिश है कि उसके लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। ऋषभ, जो यूक्रेन में रह रहे हैं भारतीय छात्र हैं, ये बताइए कि अभी वहां की स्थिति क्या है? आप लोग उस जगह पर रहकर क्या देख पा रहे हो? कहां पर आप हैं? क्या आप राजधानी कीव में हैं या कहीं और? जी नमस्कार। अभी हम पश्चिमी यूक्रेन में हैं फिलहाल, और यहाँ के जो हालात हैं वो तो 2-4 दिनों से बहुत असामान्य हो गए, और हमें लगता है कि अब जितने भी भारतीय यहाँ पर हैं यूक्रेन में, उनको जितना जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ करके और भारत लौट जाना चाहिए। हालात यहाँ पे ठीक नहीं है, बहुत। आप पश्चिमी इलाके में आप कह रहे हैं हालात यहाँ ठीक नहीं है और जितनी जल्दी हो भारत लौट जाना चाहिए। शिवम शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। शिवम, सबसे पहले तो यही बताइए कि आप कहां पर हैं यूक्रेन में, इस जगह वहां हालात कैसे हैं और क्या आपको जानकारी है कि आज एक एयर इंडिया का प्लेन गया, वो वापस आएगा वहां से लोगों को लेकर, छात्रों को लेकर, तो क्या आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है जो सरकार की तरफ से कहा गया था? नमस्कार जी, हम भी यहाँ पे यूक्रेन में पश्चिमी इलाके में मौजूद हैं और हम लोग भी धीरे धीरे सोच रहे हैं कि सब लोग जो है वो जल्द से जल्द भारत वापसी के लिए लौटें। यहाँ पे अभी रहना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऊपर से कल से जो डोनबास वाला जो मैटर जो सामने आया है, उसके बाद से हमारे माता पिता बहुत चिंतित हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत चिंतित हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब बहुत टेंशन में हैं अभी कि कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना चाहिए अगला स्टेप। जी, तो जाहिर सी बात है आप लोग टेंशन में होंगे, आपके परिवार वाले भी टेंशन में होंगे। साक्षी, आप कहां पर हैं? क्या आपके परिवार वालों से आपकी बात हो रही है? आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या? आप वापस आने की तैयारी कर रही हैं? जी, मैं वापस आ चुकी हूँ इंडिया में। अच्छा, आप इंडिया में? और मैं कल ही वापस आई हूँ। हाँ जी, मैं कल ही वापस आई हूँ इंडिया में। कल मेरी फ्लाइट थी। मैं इवानो से हूँ, इवानो की स्टूडेंट हूँ, और मेरी कीव से फ्लाइट थी, तो मैं अभी इंडिया आ चुकी हूँ अपने पेरेंट्स के पास। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मनप्रीत, आप कहां पर हैं और वहां के हालात अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, जब आप थी वहां पर, वहां के हालात कैसे थे? क्या वाकई डर की स्थिति है? जो बातें हो रही हैं, क्या वाकई वैसा माहौल वहां पे आपको दिख रहा था? हाँ जी, मैं बेसिकली इवानो से ही हूँ। मैं भी कल ही वापस आई हूँ क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे थे कि वहाँ पे कैसा, क्योंकि डेली न्यूज में चल रहा है, न्यूज आ रही है कि वहाँ पे बहुत डेंजरस एरिया बन चुका था एक, तो इसलिए मेरे को भी कल वापस आना पड़ा। वहाँ पे इवानो साइड तो थोड़ा ठीक था, नॉर्मल लाइफ ही चल रही थी, बट रिस्की था हर जगह पे, कोई सेफ फील नहीं कर पा रहा था अपने आप पे वहाँ पे। तो आप कह रही वहां पे सेफ फील नहीं हो रहा था। विदित, क्या आप अभी यूक्रेन में ही हैं या आप भी भारत आ चुके हैं? जी, मैं भी भारत ही आ चुका हूँ जी। और वहाँ पे हालात ये थे कि जो सिविलियंस थी उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके टाइम आने पे, और जो गैदरिंग हो रही थी वहाँ पे लोकल्स की कि वो चर्च में जाके पीस के लिए प्रेयर कर रहे थे, और जबकि हमें बताया जा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल नहीं था। मतलब काफी पैनिक में थे अब लोग वहाँ पे, तो हमने यही ठीक समझा कि हम वापिस आ जाएं, क्योंकि बाद में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने के चांसेस है, बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं इनफैक्ट। बिल्कुल, भारत सरकार की भी एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए जो हालात इस वक्त यूक्रेन में हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, जो हालात यूक्रेन और रूस में इस वक्त पैदा हुए हैं, उसके लिए क्या सिर्फ पुतिन ही जिम्मेदार है? और आखिर पुतिन किस तरफ ये देश और दुनिया को ले जा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जियोपॉलिटिक्स का एक मूल सिद्धांत है कि हर मजबूत देश अपना एक प्रभाव मंडल रखता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। ये इलाका जिसमें यूक्रेन सबसे नजदीक है रशिया के, ये सोवियत यूनियन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, और 90 में जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि नेटो जर्मनी के ज्यादा पूर्व में नहीं जाएगा, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन हुआ है पुतिन के हिसाब से।
जो नेटो जो 12 देशों ने जिसकी स्थापना की थी, आज उसमें 30 है। इसमें 10 वो देश हैं जो पहले वार्सो पैक्ट यानी सोवियत यूनियन के साथ थे और अभी उनको नेटो में मिला लिया गया है। अभी तक जो देश मिले थे वो तो फिर भी रशिया से थोड़ा सा हटके थे, थोड़ा क्वेश्चन था, लेकिन यूक्रेन तो बिल्कुल रशिया की दहलीज है, वो तो बॉर्डर लगता है। तो ये यूक्रेन बहुत दिनों से ये चिंता प्रकट कर रहे थे। अभी भी उन्होंने यही कहा कि आप मेरे को लीगल गारंटी दे दें कि यूक्रेन नेटो में नहीं मिलेगा। वो गारंटी नेटो वालों ने नहीं दी और ये तो जरूर कहा कि यूक्रेन कौन सा कल मिलने वाला है, ये तो पता नहीं मिलेगा है नहीं, लेकिन बहुत साल लगेंगे, लेकिन वो यूक्रेन के लिए काफी नहीं था। अभी जो यूक्रेन में हालात है, ये डोनबास का एरिया, तो पहले भी यहाँ उपद्रव चल रहा था। जो रशियन सपोर्टर्स हैं डोनबास के एरिया में, वो यूक्रेन की फोर्सेस के साथ 2014 के बाद लड़ाई कर रहे थे। आज यूक्रेन ने इंटरवीन करने से पहले अपने देशवासियों को एड्रेस दिया पिछली रात को, लंबा टेलीवाइज एड्रेस, जिसमें कहा कि यूक्रेन तो अलग कभी था ही नहीं, इसको तो 1917 रेवोल्यूशन के बाद लेनिन ने क्रिएट किया था और उसके वहां जितनी स्टैच्यू थी, आज यूक्रेन वाले उन स्टैच्यूज को तोड़ रहे हैं। तो ये तो एक किस्म से दगा है। तो ये तैयारी थी कि वो अभी तक जो अनऑफिशियल इंटरवीन कर रहे थे, जो रशियन सपोर्टर थे, उनकी मदद कर रहे थे, अभी वो ऑफिशियली करेंगे कि उन दोनों को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि ये तो हमारे अलाई हैं, अगर इनको हमारी जरूरत है, यूक्रेन इन पर हमला कर रहा है, तो हम इनकी मदद में जाएंगे। तो अभी यूएस रशियन ट्रूथ खुलेआम आके मदद करेंगे। जहाँ तक पश्चिमी देशों का ताल्लुक है, वो अपनी फौजें, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि अब पश्चिम देश और रूस के बीच क्या ये एक तनातनी की स्थिति बन चुकी है, जो शीत युद्ध का वक्त था, क्या ये कुछ ऐसा ही वक्त है? दीपक वोरा जी, यूक्रेन के 2 प्रांत को रूस ने मान्यता दे दी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि सिर्फ यूक्रेन ने रूस ने मान्यता दी है, बाकी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन सब इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आखिर रूस की इसके पीछे मंशा क्या है? क्या ये सिर्फ एक शुरुआती कदम है और इसके आगे रास्ता और है? आभारी हूं आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। शुरुआत में जो हमारे बच्चे यूक्रेन से लौटे हैं उनको कहना चाहता हूं वेलकम बैक होम, और जो बाकी हमारे बच्चे वहां पर हैं, लुक आफ्टर योरसेल्व्स। जनरल राज कादियान साहब ने अभी बहुत अच्छा जवाब आपको दिया है कि रूस का एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि नेटो की एक्सपेंशन ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, मेरे पड़ोस में नहीं आना चाहिए। अब आप सवाल ये उठाएंगे कि जब फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000 में नेटो की एक्सपेंशन हो रही थी तो रूस उस समय क्यों नहीं उछला? क्योंकि उस समय याद रखिए मैम, हम अक्सर भूल जाते हैं, 1999 से 2009 में वही था, पहली सेकंड चेचन वॉर चल रही थी और पुतिन साहब का ओवरराइडिंग प्रायोरिटी था किसी तरह से रशियन फेडरेशन की एकता को मैं बचा के रखूं, उस ध्यान नहीं दे पाया था। जब रूस की सिचुएशन स्टेबलाइज हुई, उसने कहा बस इतना और इससे आगे नहीं। उसने फिर जो किया है वो आप समझ लीजिए, जैसा आपने मैप पे दिखाया था। क्षमा कीजिए, मैं इस समय देश से बहुत दूर हूं, मैं अपने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बाहर बैठा हुआ हूं और अगर मेरा कनेक्शन कट जाता है तो आप समझ जाएंगे, मुझे क्षमा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब उन्होंने देखा है किस तरह से हल्के हल्के एक टैक्टिक है, राज कादियान साहब उसको समझते हैं, सलामी स्लाइसिंग, ये चाइनीज बहुत करते हैं, तो नेटो ने भी सलामी स्लाइसिंग की है यूरोप में, हल्के हल्के एक करके जो फॉर्मर कंस्टिट्यूएंट्स थे सोवियत संघ के और जो चमचे थे, जो मित्र थे सोवियत संघ के, उन सबको अब्सॉर्ब कर लिया। अब उसने कहा बस इससे आगे नहीं जाएंगे, उसका 1 पॉइंट एजेंडा था, मैं तुम्हें आगे आने नहीं दूंगा। मैम, ये जो दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, बुजुर्ग हैं बहुत, उनका 3 पॉइंट एजेंडा था, पहले और दबाव डालो रूस के ऊपर, पुतिन के ऊपर, उसको पसंद नहीं करते, ज्यादा गैस बेचो यूरोप को अगर रूस की गैस वहां नहीं जाती, और तीसरा, क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये इसी को वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को कहा था कि आप जो बाइडेन है उसका इन्वेस्टिगेशन करिए, नहीं किया तो उसके आभारी हैं। बीच में बचा वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की, मैं आपको बता देता हूं, वो छोड़ के चला जाएगा, उसके बाद कोई और आएगा। इससे पहले वो जो प्रेसिडेंट था पेट्रो पोरोशेंको, उसकी भी यही हालत हुई थी मैम, ये भी चला जाएगा क्योंकि इसने अपने देश को तोड़ा है।
ये पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी इसको। और अब जो समझौता होगा, राज कादियान साहब क्षमा करिएगा, कहते हैं कि वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। हम डिप्लोमैट्स उसको डिसाइड करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हो रही है। मैडम, मैं आपको बता देता हूं क्या फैसला होगा। प्रतिबंध अभी लगेंगे, ये जो नई जो 2 रिपब्लिक्स को रिकॉग्नाइज किया है उन पे लगेंगे, रशिया पे नहीं लगेंगे। मैम, उसकी गैस पाइपलाइन अब चाइना के साथ पावर ऑफ साइबेरिया दूसरी पाइपलाइन शुरू हो रही है, पहली तो बन चुकी है, ढेर सारी गैस वहां जा रही है। इस समय मैम प्लीज सुन लीजिए, इस समय यूरोप को रूस की ज्यादा आवश्यकता है गैस के लिए। रूस को इतनी आवश्यकता यूरोप की नहीं है, क्योंकि भारत तक भी 6000 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाने की बातचीत की जा रही है उनकी गैस यहाँ लाने को, चाइना के साथ तो दूसरी पाइपलाइन पर। सो फाइनली डिसीजन ये होगा, मैडम एक मिनट, फाइनल डिसीजन ये होगा 30 साल के लिए यूक्रेन को, जो बचा है यूक्रेन का हिस्सा, उसको हम लाने नहीं देंगे नेटो में। रूस कहेगा बड़ी अच्छी बात है, 30 साल तक हम बातचीत करेंगे, और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की साहब अमेरिका भाग जाएंगे, एक 7-Eleven स्टोर वहां खरीदेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह राष्ट्रपति बनेगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे आसार नजर आ रहा है। यानी आप कह रहे हैं जो सब कुछ है वो स्टेज्ड है, जो धमकी दी जा रही वो युद्ध की, वो सिर्फ धमकी ही है, क्योंकि ये वक्त नहीं है जब क्लासिकल वॉर भी लड़ा जाए। ये बात भी कही जाती कि अभी कोई कंट्री ऐसा क्लासिकल वॉर लड़ने की स्थिति में नहीं है, ना ही लड़ना चाहेगी। आलोक जी, बाइडेन कह रहे हैं कि रूस की कार्रवाई उकसाने वाली है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम जो हमारे सहयोगी देश हैं, जो हमारे मित्र देश हैं, उनकी सीमाओं की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए अर्चना जी, जो अभी दीपक वोरा जी ने कहा, इसके आगे बात करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी तो चाहता है ना कि यूरोप में भी जो जर्मनी और फ्रांस हैं वो रूस के करीब जा रहे हैं। जो गैस पाइपलाइन का जो जिक्र किया वोरा जी ने, उसका फायदा फ्रांस को, इन देशों को मिल रहा है अभी। इसलिए ये जो आपने शुरू में भी बात कही, यूरोपियन यूनियन या यूरोप पूरा खिलाफ नहीं है इस सारी लड़ाई में। एक तो सब शांति चाहते हैं, भारत भी यही कह रहा है कि शांति होना चाहिए, क्योंकि आप एक और हम भारत के दर्शकों के हिसाब से जरूरी बताना है, सबसे बड़ा संकट यदि युद्ध होता है तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारे इसी कंट्री के साथ हमारा जो सूरजमुखी का तेल है, उस तेल का क्राइसिस की बात सब कर रहे हैं कि जो रूस से या आएगा पाइपलाइन गैस से क्या होगा। हमारा सबसे बड़ा संकट ये होगा कि सूरजमुखी का तेल हम बड़े पैमाने पर यहीं से आयात करते हैं, और हमारा जो घरेलू उपयोग की चीजें भारत में सबसे अधिक निर्भरता भी हमारी इसके ऊपर भी पड़ती है। तो एक तरफ विश्व में तेल का भाव जो आज भी जैसे 7 गुना बढ़ गया, उसका जो भारत के जो हमारे घर में खाने वाला तेल है उसके दाम भी बढ़ने के, चूंकि जब नहीं आएगा, मैंने चाहे युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन यदि वो संकट में रहा जैसा कहा जा रहा है, उसको घेर लिया गया और उसको दोनों तरफ से दबाव है, अमेरिका दबाव डाल रहा है और दूसरी तरफ रूस दबाव डाल रहा है। उसने जिन इलाकों पे कब्जा किया है, या कहना चाहिए कब्जा के उनको स्वतंत्र घोषित किया है, उसके पीछे पर्पज यही है, एक दबाव बनाना। युद्ध रूस नहीं कर सकता, रूस पर पहले से प्रतिबंध लगे हुए हैं और हो सकता है कि इसके बाद और भी बड़े प्रतिबंध लग जाएं, लेकिन अभी उसमें देरी होगी। अमेरिका कहेगा जरूर कि हम रूस पर प्रतिबंध चाहते हैं, लेकिन भारत भी नहीं चाहता कि रूस के यूक्रेन पर बेशांति रहे और रूस में भी ऐसी हरकत न हो। क्योंकि रूस से, अमेरिका तो हमसे भी कहता है कि 400 मत कीजिए रूस से, हमारे प्रतिबंध है, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। इसी पूरी दुनिया में ब्रिटेन, खाली ब्रिटेन यदि देखा जाए यूरोप में, वो सबसे बड़ा साझेदार अमेरिका का है। तो मुझे लगता है कि भारतीय हित में भी यह है, भारतीयों के हित में है कि युद्ध न हो। वो जो इलाका है उसको लेकर के, जैसा दीपक वोरा जी ने कहा, बातचीत चलती रहेगी, उसको और कोई मान्यता देगा नहीं। जैसे अफगानिस्तान को भी जो उन्होंने सरकार घोषित कर दिया, तो कहाँ अभी तक कहीं मान्यता ज्यादा मिली है। फिर एक बात जरूर है, आप ये देखिए यूक्रेन के ये जो इसकी शिकायत समझ में आती है। आपको रोकूंगी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो सबसे पहले बता दें, यूक्रेन के 2 शहर में रूसी सेना घुस चुकी है। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क, जिनको स्वतंत्र करवाने का बात कही थी रूस ने, वहां पर सेनाएं घुस चुकी हैं और अलग देश की मान्यता राष्ट्रपति पुतिन ने इन्हें दी थी। इन दोनों प्रांत में रूसी टैंक इस वक्त नजर आ रहे हैं। इनके आसपास की सीमा पे पहले ही इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर रूसी हथियारबंद टैंक थे। और ये अब तस्वीर देखिए, यूक्रेन के 2 शहर जिन्हें रूस ने स्वतंत्र घोषित करा, मान्यता दे दी, डोनेस्क और लुहांस्क, वहां पर अब रूसी टैंक नजर आ रहे हैं। यानी वहां से अब रूसी टैंकों ने प्रवेश कर लिया है।
पहले भी सैटेलाइट इमेजेस जो आई उसमें साफ तस्वीर दिखी थी कि रूस की सेना वहां पर मौजूद है, रूस के बख्तरबंद वाहन वहां पर मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, कहा जाता है कि आज क्लासिकल युद्ध नहीं होगा, अगर युद्ध होगा तो ये दूसरी तरह का युद्ध होगा, हाइब्रिड वॉर जिसे कहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। मैं तस्वीर तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब उसने 2 रिपब्लिक घोषित की थी तो उसका ये पहला कदम था वो कि अब ऑफिशियली वो अपने सैनिक भेज सकता है अपने हिसाब से। दुनिया उन रिपब्लिक्स को माने या ना माने, वो पुतिन को इतनी चिंता नहीं है, तो ये सोल्जर्स तो आने ही थे। अब स्थिति जो अभी यूक्रेन के पूर्व में चल रही थी, वो इरेगुलर वारफेयर चल रहा था, ये शायद बाकी के यूक्रेन में शुरू हो जाएगी। नेटो हथियार देते रहेंगे, एम्यूनिशन देते रहेंगे, इस उम्मीद से कि पुतिन के लिए एक दूसरा अफगानिस्तान बन जाए। किस तरीके से सोवियत यूनियन की इकोनॉमी को धक्का लगा था, वो यही कोशिश करेंगे। बाकी ये पाइपलाइन का तो मेरे ख्याल से यूरोप भी पूरे तरीके से इसके साथ नहीं है कि सैंक्शन लगे, जर्मनी को तो बहुत जरूरत है। तो ये मेरे को लगता है कि इरेगुलर वारफेयर ये चलता रहेगा और वेस्ट इसको चाहेगा कि प्रोलॉन्ग होता है कि रशिया कमजोर होता जाए। रशिया किस हद तक इसको बर्दाश्त करेगा जी, लेकिन कोई ऐसी शंका कि ये विश्व युद्ध हो जाएगा मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि दोनों सारे देश जानते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स ही लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए, एक हेडलाइंस का वक्त है हमारे लिए। बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, वापस लौटेंगे अपनी इसी चर्चा पर। इस वक्त की बड़ी खबर, एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट यूक्रेन के लिए रवाना हो चुकी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लेकर ये फ्लाइट आज रात 10:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। ड्रीमलाइनर B787 में 200 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में तकरीबन 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं और कुछ छात्र जो फंसे हुए थे उन्हें कल वापस लाया गया। उनमें से हमारे साथ साक्षी हैं, मनप्रीत हैं और विदित हैं, जो इस वक्त वापस आ चुके हैं भारत, जो यूक्रेन में ही थे। शिवम इस वक्त वहां पर हैं, यूक्रेन में ही। शिवम, ये बताइए कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और हालात क्या है? क्या आप लोगों को सही जानकारी दी जा रही है, या जिस तरह से साक्षी और मनप्रीत बता रही थी कि कहा जा रहा था हालात ठीक हैं, पर हालात ठीक नहीं थे? क्या जानकारी आप लोगों को, कोई ऑफिशियल जानकारी दी जा रही? जी, ऑफिशियली बस खाली हम लोग को एम्बेसी से ही जारी किया जा रहा है। बाकी यूनिवर्सिटी हमको इतना ऐसा कुछ नहीं बता रही है, क्योंकि हम इस वक्त भी अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वी आर रनिंग आवर क्लास इन ऑफलाइन। सो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं कुछ बताया गया है, प्लस हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है अभी तक ऑफिशियली ऐसा। बाकी सब यही बता रहे हैं कि सब नॉर्मल है, हो जाएगा। ये 8 साल से चल रहा है, 2014 से चल रहा है, बट रियलिटी इज लाइक फार अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ऋषभ, आपको क्या पता है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ बताया गया, या सिर्फ जो आपको जानकारी मिल रही वो दूतावास से मिल रही है? दूतावास के संपर्क में क्या हैं आप? कब तक आप लोगों की वापसी है, कुछ आपको पता चला? जी देखिए, दूतावास से हमारा जो संपर्क है वो लगातार बना हुआ है और अच्छी बात यह है कि इंडियन एम्बेसी हमारे साथ खड़ी है और वह हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि हम सब यहाँ जितने भी भारतीय छात्र हैं वह अपने घर सेफली पहुंच जाए। जहाँ तक बात शिवम ने कही यूनिवर्सिटी की, तो यह जरूर है कि यूक्रेन की ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज ने इस टेंशन ऑफ वॉर को देखते हुए जो मोड ऑफ एजुकेशन है उसको चेंज तो कर दिया है, मगर अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं यूक्रेन में जो अपनी जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको ऑफलाइन किए हुए। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स को इससे दिक्कत हो सकती है कि एक तरफ उनकी क्लासेस चल रही हैं और वो दूसरी तरफ उन्हें जाना है, तो यह परेशानी है बनी हुई है। मगर मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही इस टेंशन ऑफ वॉर को देखते हुए अपने फैसले को तब्दील करेगी और जल्द ही कोई अच्छी न्यूज स्टूडेंट्स को देगी। जी राज कादियान साहब, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूक्रेन का जो प्रांत है जिसे रूस ने मान्यता दे दी है, लुहांस्की और दोनेस्क, वहां पर टैंक नजर आ रहे हैं। रूसी टैंक अब वहां पर आ गए हैं। यानी मान्यता देने के पीछे एक वजह यह भी थी ताकि रूस अपना प्रवेश
अपने सैनिकों का प्रवेश वहां पर करा सके और वहां से यूक्रेन की राजधानी तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं रह जाती वहां से। रशिया ने वही किया है जो 2008 में जॉर्जिया में किया था और 2014 में आर्मेनिया में किया था। इसमें कोई नई बात नहीं है और वो कई दिन से इसकी तैयारी भी हो रही है। वेस्ट शायद इसको ये सोच रहा था कि वो एकदम कीव पर हमला करेगा, पूरे यूक्रेन को जरूरत नहीं थी। उसके समर्थक पहले ही हैं डोनबास एरिया में, उसको आधार बना के अभी वो ट्रूस भेजेगा। यूक्रेन को हराने में शुरू शायद ये साइबर वारफेयर से करेगा, तो सब सिस्टम नाकारा कर देगा और कैप्चर करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कैप्चर करने के बाद शांति बहाल होने में वेस्ट नहीं चाहेगा कि शांति बहाल हो, वो रशिया को ब्लीड करना चाहेंगे। ये सैंक्शन से भी ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर वो कामयाबी से रशिया को इरेगुलर वारफेयर में एंगेज कर पाए तो, और अफगानिस्तान की रिपीट चाहेंगे तो अभी तो स्थिति ऐसे ही रहेगी। लेकिन महायुद्ध होने के कोई शंका नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं अगर हुआ तो क्या हो सकता है। आजकल हथियार इतने बर्बादी करने वाले हैं कि सारी दुनिया को खतरा है। दीपक वोरा जी, तो शायद नहीं होगा, लेकिन इसको ब्लीड करते रहेंगे रशिया। क्या आप भी वाकई इसी नजरिए से देखते हैं कि वेस्ट नहीं चाहेगा कि यहाँ पर शांति स्थापित हो, क्योंकि उसके अपने हित छिपे हुए हैं? दूसरी तरफ जो पुतिन है, क्या उनकी एक मंशा है कि वो एक ऐतिहासिक एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर जाने जाएं? यूएसएसआर के समय में जो स्टेट्स अलग हुए थे उन पर उनका प्रभुत्व कायम रहे। यही चाहते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि सोवियत संघ जब टूटा था वो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी थी। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सोवियत संघ की टेरिटरी थी, हाल ही में कहा है, वो इंपीरियल रशिया के बराबर की थी, यानी वो रशियन प्राइड को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आपके फॉरेन एडिटर साहब ने कहा, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बिल्कुल सही रूप से उन्होंने कहा है मैम, और ये बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, जब भी कभी जंग होता है सबसे पहली कैजुअलिटी सच्चाई होती है। सच्चाई समझना बहुत मुश्किल है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारे दूतावास के साथ संपर्क में है। 4 देशों में पोस्ट सोवियत स्पेस में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं। इतना आपको कहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं मैम, मुझे 15 सेकंड दे दीजिए, कि आप अपने देश भारत को माँ कहते हैं। जब माँ की संतान कोई दिक्कत में होती है, माँ दुनिया से भिड़ जाती है अपने संतान की रक्षा के लिए। प्लीज बी अश्योर्ड, हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। मैम, पुतिन ने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, दुनिया को बता दिया है, बस ये मैंने लकीर खींच दी है, लक्ष्मण रेखा, इसे पार करोगे तो मैं पिटाई करूंगा आपकी, और यूरोप इसको पार नहीं करेगा। क्योंकि अगर जंग हुआ, अमेरिका पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत दूर बैठा है। उसकी अपनी टेरिटरी पर केवल पर्ल हार्बर हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और फिर 9/11, उसके बाद कभी वहां पे जंग नहीं हुआ है। जंग होगा तो यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में, मुश्किल से वो बचे हैं, वो तीसरा जंग नहीं चाहते। और ये जो अजीब से बालों वाला व्यक्ति है, उसके देश का नाम है डिसयूनाइटेड किंगडम, सॉरी यूनाइटेड किंगडम। वो जो मर्जी कहता रहता है, कोई उसकी बात सुनता नहीं है। अभी तक भूला नहीं है कि मैं एक जमाने में ग्रेट पावर था भाई, अब तू सोमालिया के लेवल का है और कुछ नहीं है। तो वो तो बोलता रहेगा, लेकिन जंग नहीं होगी, कोई नहीं चाहता मैम। जो लोग इन पावर हैं इस समय, उनको दूसरे विश्व युद्ध की बर्बादी याद है, नहीं तो उनके पेरेंट्स ने बताया। कोई नहीं जंग चाहता अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल, और इस वक्त खासतौर पर कोविड-19 के बाद दुनिया जिन हालातों से गुजर रही है, आर्थिक हालात, मंदी के हालात, कोई देश नहीं चाहता कि यहाँ पर युद्ध हो। जी ऋषभ, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरी एक अनुरोध है भारत सरकार से और इंडियन एम्बेसी से भी, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर जो जाना चाहते हैं शीघ्र ही, मगर जो फ्लाइट्स का प्राइस है वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स को चला गया है। तो मेरी यह अनुरोध है, कृपया करके भारत सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और जो फ्लाइट के प्राइसेस हैं उसको इस लेवल तक ले आए कि जिसमें हमें बुक करने में कोई असुविधा ना हो। जी दीपक वोरा जी, आप मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। सरकार को इसमें करना चाहिए ताकि बच्चे जो वहां पे फंसे हुए वो निकल के आए। एयर इंडिया प्राइवेट एयरलाइंस हो चुकी है मैम, वो अपना जो है डिस्कस करेंगे, बट हम करेंगे, हम जरूर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो इन्होंने सवाल इस समय उठाया है, भारत सरकार अवश्य उस बात पर अमल करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम प्राइसेस हो ताकि आसानी से ये बच्चे वापस आ सके। फाइनल कमेंट मैं एक देना चाहता हूं मैम, एक
19th सेंचुरी में आपके जनरल साहब आपको याद होगा, एडिटर साहब आपको याद होगा, उसको ग्रेट गेम कहते थे ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच। रशियंस उसको टूर्नामेंट ऑफ शैडोज कहते थे। आज टूर्नामेंट ऑफ शैडोज फिर से खेला जा रहा है। धक्का मुक्की नहीं होगी, मारा पीटी नहीं होगी, गाली गलोच होगा, उसके बाद सब वोडका पी के कहेंगे चीयर्स द्रसवेच, और फिर सब कहेंगे चलिए घर जाइए, सब ठीक होगा। अब देखेंगे यही होगा। आलोक जी, आप ऋषभ की बात पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आप बोलिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जी मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। एक तो पहले ये कि यूक्रेन में स्थिति के लिए भारत सरकार ने निश्चित रूप से कहा है कि भाई, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की भी रहती है, दूतावास की रहती है, और इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे चैनल के जरिए भी उनकी बातें पहुंचेगी, और इस बात में जरूर सरकार भी, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइंस हो गई है, टाटा इज आल्सो वेरी लिबरल। भारत के लिए जब संकट होता है तो भारत की पूरी जनता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हर तरह से सहायता करता है। तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यूक्रेन में लड़ाई स्थिति नहीं, लेकिन हाँ प्रिकॉशन, जब जैसे कोई बीमार, जब जिस समय कोरोना संकट आया तब भी जैसे भारतीयों को सबको लाने की कोशिश की गई, इसलिए संकट में सरकार। लेकिन दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, देखिए इस समय जो स्थिति है, पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर रशिया गया। देखिए हम अपने चैनल के जरिए कभी ऐसा नहीं फैलाते आतंक, जबकि कोशिश ये है, दोनों तरफ से अमेरिका डरा रहा था, और ये देखिए केजीबी के प्रमुख रहे हैं पुतिन, अमेरिका में भी सीआईए एक्टिव रहता है, वो सूचना के जरिए युद्ध लड़ता है कई चीजों में। आलोक जी, युद्ध होने वाला है, महायुद्ध हो जाएगा। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा कमेंट, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को? भारत की स्थिति क्या रहेगी, भारत का टेक क्या रहेगा, और भारत पे असर क्या होगा? देखिए मेरा ऐसा मानना है, भारत सरकार बहुत ही, भगवान श्री कृष्ण का जो रोल था ना कि भाई कहाँ तक शांति हो, जहां तक हो सके युद्ध की स्थिति ना आए, तो भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सबसे संबंध हैं, रूस से भी है, अमेरिका से भी है, जर्मनी से भी है, माने यूरोप के साथ भी है। भारत की कोशिश यही है कि लड़ाई की नौबत ना आए, इस मामले को वार्ता के जरिए, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी कोशिश हुई। आज भी सुरक्षा परिषद की बैठक में जिस तरह से भारत के भी जो बयान आए हैं, हम की भूमिका यही है कि ऐसी जो संबंध है नॉर्मल रहें और बातें चलती रहे। उसमें वो जो गलत काम किया, संप्रभुता, देखिए हम ये भी नहीं कह सकते रूस के साथ नहीं जा सकते उस मामले में, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि यूक्रेन की संप्रभुता रूस इलाके पर, चाहे वो जो भी कारण रहे हैं, लेकिन भारत सरकार अपनी तटस्थ भूमिका ही निभाएगा, वही भारत के हित में है। लेफ्टिनेंट जनरल कादियान जी, आलोक जी, लेफ्टिनेंट जनरल कादियान, चाइना की स्थिति इस वक्त क्या है? वो म्यूट स्पेक्टेटर है, लेकिन वो युद्धाभ्यास कर रहा है रूस के साथ। अगर रूस के इस कदम को मान्यता दी जाती है तो क्या दुनिया के लिए खतरनाक होगा? क्या चाइना जैसे देश जिनकी नीति ही विस्तारवादी है, उनको बढ़ावा मिलेगा? नहीं, चाइना ने तो पहले ही बयान दिया है कि हर देश की सोवरेनिटी कायम रहनी चाहिए, तो ऑफिशियली मेरे ख्याल से वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेकिन चाइना बहुत खुश है, वो तो चाहता था कि वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन में फंसे रहें, ताकि उनकी तरफ से साउथ चाइना सी में तवज्जो अमेरिका दे रहा था। देखिए अमेरिका की पूरी कोशिश है। 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में जब क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, तो वहां भी ब्लिंकन, अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी, ने क्वाड को यूरोप में मिलाने की कोशिश की थी। हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एम्बिग्युइटी जाहिर की थी। तो अमेरिका तो चाहता है कि भारत के ताल्लुकात जो है वो अमेरिका से भी, रशिया से भी और यूरोपियन यूनियन से भी अच्छे हैं और अच्छे ही बनाए रखना चाहता है। बड़ी मुश्किल से कोविड से इकोनॉमी शायद निकले ही, और अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। अभी हालात बिगड़ गए तो और धक्का लगेगा भारत को, ये सब देशों को लगेगा। तो भारत की स्थिति मैं नहीं समझता ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज करेंगे 2 रिपब्लिक्स को, लेकिन रशिया भी मजबूरी समझता है। ये तो डिप्लोमेसी की मजबूरी होती है, बोरा साहब मेरे से ज्यादा जानते हैं। उन्होंने जो पहले एक सेंटेंस कहा कि वॉर इज टू सीरियस ए बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल, तो चर्चिल ने कहा था, सही कहा। खोजे तो तलवार, जनरल तो तलवार होते हैं, उनको चलाने वाले हाथ जो हो सरकार,
लेकिन तलवार को तेज रखना पड़ता, वरना हाथ कुछ नहीं कर चलिए, पाएगा। शिवम और ऋषभ जो हमारे साथ हैं यूक्रेन से, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द भारत आएं, अपने घर आएं, अपने माता पिता से मिलें, अपने परिवार से मिलें। आप लोग अपना ध्यान रखिए खूब सारा, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों से। जब आप लोग वापस आएंगे तो एक बार जरूर आपसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।